एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियोसिस क्यों होती है? एंडोमेट्रियोसिस इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और इसके इलाज के लिए क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? आज हम ये समझेंगे कि ये बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति जो माहवारी के समय होती है, मेंसेस के टाइम पे होती है, जिसे हम कहते हैं पेनफुल मेंसेस, और समटाइम्स इन बिटवीन टू साइकिल्स ऑल्सो, इसका कारण और इसको कैसे हम समझें और इसके बारे में और कैसे जानें, ये हम सुनेंगे आज की वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, लेनेस्ट, मलाड, मुंबई से। एंडोमेट्रियोसिस ये शब्द जो है एक प्रकार की ऐसी पीड़ा देता है डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी। सुन के ही लगता है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है और इससे हमें बहुत तकलीफ होने वाली है। ये क्यों ऐसा इतना डेंजरस और इतनी तकलीफ देह मानी जाती है? बट येट देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन, और बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे इसमें आपको तकलीफ ना हो। ये आज की वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ये है क्या। एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चादानी के अंदर की जो लाइनिंग है उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। यदि वो बच्चादानी की लाइनिंग के अंदर है तो हर महीने माहवारी के समय वो लाइनिंग ग्रो होती है और मेंसेस आके निकल जाता है। लेकिन यदि वो बच्चादानी की लाइनिंग के अंदर होने के अलावा अगर उसके बाहर है, अगर दीवार में है तो उसे एडिनोमायोसिस कहते हैं, अगर आउटसाइड है तो उसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस मतलब अगर वो आगे या पीछे, एंटीरियर या पोस्टीरियरली अगर वो सेल्स आ जाते हैं या साइड्स में, पेल्विस में आ जाते हैं, कभी कभी वो ओवरी के अंदर गांठ क्रिएट करते हैं, जिसे हम कहते हैं चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी। समटाइम्स अपने शरीर में थोड़े और दूर भी जाके फैल के वो सेल्स ग्रो हो सकते हैं, जैसे एब्डोमिनल वॉल में या पेरिनियल एरिया में, कभी कोई ऑपरेशन हुआ एपिसिटोमी या सीजरियन सेक्शन उसके स्कार में, कभी कभी और भी ज़्यादा दूर की जगह पे ये फैल सकते हैं। इसे कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। अब इसके सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एंडोमेट्रियोसिस है? सैकड़ों औरतों में ये स्टडी की गई और उसके अंदर से पता चला कि जो कॉमन सिम्टम्स जो पेशेंट कहते हैं, हालांकि बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या है? नंबर 1, मेंसेस या माहवारी के समय दर्द होना। कभी कभी इन बिटवीन मेंसेस भी वैसा ही पेन होता है, लेकिन मेंसेस के दौरान वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे की तरफ यानी पेशाब की थैली जो है बच्चादानी के आगे, उसमें अगर वो बीमारी फैलती है तो पेशाब के समय दर्द होना, पॉटी करते समय दर्द होना, समटाइम्स लूज मोशंस या डायरिया भी हो जाता है किसी किसी पेशेंट को। एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली पाई गई है कि दर्द की वजह से नौशिया, वॉमिटिंग, चक्कर, वीकनेस, ये सारी चीज़ें भी पेशेंट कंप्लेन करते हैं। शारीरिक संबंध आने में दर्द होना वो भी एक चीज़ है, और बच्चा होने में तकलीफ होना या बच्चा नहीं रह पाना और उसके इलाज के लिए लोग आते हैं, तब भी ये डायग्नोसिस होती है। और कभी कभी तो बहुत ही सिंपल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कमजोरी, वीकनेस, टायर्डनेस, फटीग, स्पेशली ड्यूरिंग मेंसेस, ये भी बहुत बार रिपोर्ट किए जाते हैं। ये सिम्टम्स अपने आप में डायग्नोसिस नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे और उसको डिटेल में इवैल्यूएट करेंगे तब वो आपको ये डायग्नोसिस बता सकते हैं कि शायद आपको ये बीमारी हो सकती है। अब ये जो बीमारी है उसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर किन साधनों का उपयोग करते हैं? सबसे पहले तो आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री और डिटेल्ड एग्जामिनेशन की जाती है और उसमें से डायग्नोसिस ज़्यादातर पेशेंट्स का हो जाता है। आपको शायद और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन फिर भी डॉक्टर 2 चीज़ एडवाइस कर सकते हैं, एक आपका ब्लड टेस्ट और एक आपका सोनोग्राफी। ब्लड टेस्ट में CA-125 नाम का एक टेस्ट होता है जो हमें बताता है कि शायद इस लेडी को एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, लेकिन वो टेस्ट हमें डेफिनेटिवली और श्योरली नहीं बताता है कि एंडोमेट्रियोसिस है। फिर भी वो करने से हमें उसका एक जजमेंट आ जाता है। दूसरा टेस्ट होता है सोनोग्राफी या कोई और रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। उसमें हमें गांठ मिल सकती है, अगर कोई गांठ होगी तो, या कोई स्वेलिंग होगी तो वो हमें पता चल सकती है। सोनोग्राफी हो या MRI पेल्विस हो या CT स्कैन हो, उसमें ये डायग्नोसिस की जा सकती है। लेकिन याद रहे कि यदि आपकी सोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन ये सब रिपोर्ट नॉर्मल भी आई, तब भी आपके शरीर में एंडोमेट्रियोसिस के कण हो सकते हैं और एंडोमेट्रियोसिस कैन कॉज प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट आता है कि ये प्रॉब्लम करता क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस? 2 बड़े इश्यूज होते हैं, एक पेन यानी दर्द और दूसरा फर्टिलिटी इशू यानी इनफर्टिलिटी यानी बच्चा होने में डिफिकल्टी। ये 2 मेन प्रॉब्लम है एंडोमेट्रियोसिस के। पेन कौन सी जगह पे है एंडोमेट्रियोसिस, उस पर डिपेंड करता है और उसके ऊपर उसके सारे सिम्पटम्स होते हैं। यदि अगर वो एंडोमेट्रियोसिस का जो लीजन है वो बच्चादानी के अंदर से फैल के बाहर की तरफ साइड्स में जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको पेन सिम्टम्स उस प्रकार से हो। यदि पेशाब की थैली की तरफ आगे की तरफ जा रहा है तो पेशाब में दर्द होना, पॉटी की थैली की तरफ पीछे की तरफ जा रहा है तो संडास में दर्द होना, अगर वो रेक्टोवेजाइनल सेप्टम में है तो शारीरिक संबंध आने में दर्द होना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पेन इस प्रकार से अलग अलग समय पे होते हैं, लेकिन मेंसेस के समय ये पेन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा फर्टिलिटी पे इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है?
यदि वो गांठ बड़ी हो जाती है, स्पेशली अगर ओवरी में आ जाती है, जिसे हम कहते हैं चॉकलेट सिस्ट, वहाँ ब्राउन कलर का चॉकलेट सिस्ट या एबनॉर्मल कलर का फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है ओवरी के अंदर, जो एक्चुअली वहाँ हर महीने जब महावारी आती है वो धीरे थोड़ा सा ब्लीडिंग उसमें होता है और बढ़ते जाता है। इस प्रकार से वो सिस्ट बढ़ने के चांसेस होते हैं। तब वो सिम्टम्स क्रिएट करता है और बच्चा होने में भी डिफिकल्टी होती है। यदि ट्यूब अगर उसमें चपेट में आ जाए तो ट्यूब ब्लॉक हो सकती है और उसमें भी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से फिर बच्चा होने में डिफिकल्टी होती है। और भी कई चीज़ें हैं, बट देन लेट मी नॉट गेट इनटू द डीप डाइविंग और साइंटिफिक बातें करके आपको परेशान और बोर नहीं करूँगा। लेकिन ये एक प्रॉब्लम जो इनफर्टिलिटी की है, इसे हमें टैकल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगला प्रश्न आता है कि इसके अलावा पेन और इनफर्टिलिटी के अलावा और कोई सिम्टम हो सकते हैं, और कोई तकलीफ हो सकती है? हाँ, यदि गांठ बड़ी होती है, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोमा, वो किस एरिया में बड़ी होती है उस हिसाब से वो सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। जहाँ तक पेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन कॉज द ट्रबल टू अस। सो यदि आपको आपके मेंसेस के समय, महावारी के समय पेन हो रहा है, तो क्या वो एंडोमेट्रियोसिस का ही पेन है? नहीं, इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे डिस्मेनोरिया के वीडियो में हमने आपको बताया है कि पेन के कई कारण हो सकते हैं। समटाइम्स इट कैन बी एज सिंपल एज प्राइमरी डिस्मेनोरिया। कभी कभी ये फाइब्रॉइड की वजह से हो सकता है, पॉलिप की वजह से हो सकता है, एडिनोमायोसिस की वजह से हो सकता है, कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। सो आपको यदि महावारी के टाइम पे, मेंसेस के टाइम पे दर्द है या पेन है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें और आपके इलाज के लिए उनका आप पूरा का पूरा ज्ञान का उपयोग लें। अब इलाज कैसे किया जाता है? इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें। पहली, आप क्या चाहते हैं इलाज में, आपकी क्या चॉइसेस है ट्रीटमेंट के अंदर। दूसरा, डॉक्टर क्या समझते हैं कि आपकी फर्टिलिटी रिलेटेड आपकी प्लानिंग है या नहीं है, उसके हिसाब से कौन सा ट्रीटमेंट आपको बेस्ट सूट करेगा। और तीसरा, आप जिस शहर में हैं, जिस टाउन में हैं, जिस लोकेशन में है, वहाँ पर कौन सा इलाज अवेलेबल है। हर जगह हर इलाज अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके हिसाब से होता है। कभी कभी हम पेन किलर देते हैं, कभी कभी हमको सर्जरी करनी पड़ सकती है, कभी कभी हमें आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, कभी कभी हमें आपको और एंसिलरी ट्रीटमेंट और अलग ट्रिक्स देनी पड़ती है जिससे कि आपके पेन में सहायता हो और कम हो। याद रखें, एंडोमेट्रियोसिस का इलाज आसान नहीं है, इसमें समय लग सकता है, लेकिन कई बार एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज़्यादा नहीं फैलती है और अपने आप उसकी बीमारी रुक जाती है। लेकिन यदि वो फैलती है और बढ़ती है तो बहुत तकलीफ दे सकती है। इसलिए प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं और सलाह लें और इसका इलाज कराएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।